वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल की, उस पर हफ्ते भर क्या हुआ, वहाँ पर क्या होने वाला है, और इन सब बातों के ऊपर हमारे साथ पाकिस्तान से ऑनलाइन हैं अनीस मंसूरी साहब। और अनीस मंसूरी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अनीस मंसूरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अनीस मंसूरी साहब, मुझे सुन सकते हैं? हेलो अनीस मंसूरी साहब, आप हमारे साथ हैं? सुन सकते हैं? ठीक है, टेक्निकल रीज़न है इस वक्त। अनीस मंसूरी साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? हेलो, आर यू ऑनलाइन? आप लाइव हैं हमारे साथ इस वक्त? हेलो, कट द लाइन प्लीज। वेल, हम उनको दोबारा ऑनलाइन लेते हैं, कॉल बैक करते हैं उनको, और फिर उनसे तफसील से बात करेंगे। अभी इस वक्त क्योंकि हमारी सारी बात जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, और मौजूदा सूरत हाल इस वक्त अगर हम कराची के इलेक्शंस की बात करें, NA-246 की, तो वहाँ पर जो रैलीज़ निकल रही हैं और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, एक कहा जाए कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए ये डू और डाई का मामला है। कभी ये कहा जाता है कि मुकाबला नहीं, मुकाबली है, और हमें यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं समझता हूँ कि अनीस मंसूरी साहब हमारे साथ, उनसे रब्ता हमारा बहाल हो चुका है, और उनसे ये पूछा जाए कि ये मुकाबला है या मुकाबली है। अनीस साहब, क्या कहेंगे इस पर? काबिल, ये मीडिया के अंदर मुकाबला है, और उस हल्के के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो मुकाबली है। यानी अगर आप यूँ समझिए कि अगर मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा शदीद मुकाबला कहीं पे भी नहीं हो रहा। जी जी। और अगर आप ये देखेंगे कि उस इलाके के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मुकाबली है। तो है ये। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो कंफ्यूज्ड है कि किसको सपोर्ट की जाए, और वहाँ से भी कुछ बड़ी खामोशी है। ना उस इलाके में हुकूमती मशीनरी का कोई नुमाइंदा जा रहा है, ना सिस्टम को देखने के लिए जा रहा है, और तमाम का तमाम जो है वो वहाँ की अरेंजमेंट और वहाँ पे क्या होना है और किस तरीके से संभाला जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा इंतज़ामिया को दे दिया गया है, कि जिसको लुक आफ्टर रेंजर्स कर रही है, जिसको लुक आफ्टर पुलिस कर रही है। और लेकिन हुकूमती नुमाइंदा जो है उस इलाके में ना जा रहा है और ना ही कोई स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? कहीं ये सूरत है? दो बातें। जी जी। देखिए, दो बातें। हुकूमत तो एक अलग मामला है, लेकिन जो रियासती इदारा है जी जी। जिसमें खास तौर पर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की इस वक्त कितना अमल दरामद कर रहे हैं वो अपने कानून पर, अपने कवानीन पर, और किस तरह से कर रहा है, ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि रेंजर्स और खासतौर पर पुलिस का झुकाव किसी और तरफ नजर आ रहा है। जिस तरह आपको मीडिया से भी नजर आ रहा होगा कि मीडिया में भी झुकाव किसी एक तरफ है, तो उसी तरीके से आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि एक खास तरफ झुकाव की वजह से ये इलेक्शन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुतनाज़ा होता जा रहा है, थोड़ा सा, खास तौर पर पाकिस्तान की रियासत के कुछ ताकतवर इदारों और मीडिया का झुकाव किसी खास सिलसिला है, जिससे ये लग रहा है कि चीजें कुछ बदलेगी। लेकिन जमीनी हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और सूरत हाल यूँ लग रहा है कि आखिर वक्तों में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पहले एक और फिर दोनों बाइकआउट की तरफ जाएंगे। कुछ इस तरह के हम बदल जाएं और पता भी ना लगे, क्योंकि बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि कायदे तहरीक जो है उन्होंने भी ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए यकीनी तौर पे ये कह दिया गया है कि हम शायद इस इलेक्शन को बिना लड़े ही जीत जाएं, और इलेक्शन को बिना लड़े ही जीत जाएं, और जैसे आपने पूरा खुल के वजाहत कर दी कि वो बाइकआउट की तरफ जा सकते हैं इस इलेक्शन पे। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो ज़मीनी हकायक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अगर ये देख रहे हैं कि मीडिया की जो हाइप है, उस मीडिया की हाइप से आप देखें, इस वक्त इलेक्शन जो है वो कई जगहों पर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं।
इस वक्त उस निशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है जहां पर आपके जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने वो निशिस्त छोड़ी है। वहां पर भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन वहां की कोई बात नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस पर हमला हुआ है, 2 अफराद वहां हलाक हुए, कि वो खबर आपके पास शायद इतनी हाइप क्रिएट ना कर सके। लेकिन क्योंकि मीडिया का ज्यादा गेम इस वक्त झुकाव, और खासतौर पर पाकिस्तान के कुछ ताकतवर इदारों का झुकाव इस वक्त NA 246 पर है, वो ज्यादा हाइप क्रिएट किए हुए है। अदरवाइज बस आप समझते हैं सारी सूरत हाल, जिन्होंने इस तरह के माहौल में काम किया उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। यकीनी तौर पे। अच्छा, मैं ये कल रात जो भी कुछ हुआ कि एक मरतबा फिर ये कह दिया गया कि मैं जो हूँ वो अब क़यादत नहीं कर सकता, और एक मरतबा फिर यू टर्न आ गया। देखिए, MKM का जो रहनुमा है और खासतौर पर अल्ताफ हुसैन, उनका जो ताल्लुक है अपनी जमात के कारकुनों से, या जो रास्ता है, वो एक आम सियासी जमात के तौर पर आप उसे ना देखें। ये रास्ता उनका अपने दोस्तों या एक अलग माहौल का है। ये देखें, MKM के तंजीमी स्ट्रक्चर को समझना और एक आम दूसरी सारी जमातों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। उनका अपने रहनुमा के साथ बात करना या बैठना या उठना, ये एक अलग मायने। उनकी गुफ्तगू को हमेशा हमारे वो नाराज भी होते हैं, वो जिस तरीके से घर के लोग नाराज हो जाते हैं। ये उनका एक अपना एक टैक्टिक है अपनी तंजीम को चलाने की। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हल्के फुल्के ढीले ढाले स्ट्रक्चर के मुताबिक चलती है। नवाज शरीफ साहब की जमात जो हल्के फुल्के ढीले स्ट्रक्चर के मुताबिक चलती है। शायद यहाँ पर इस तरह का सिस्टम ज्यादा नहीं है। तो MKM को अगर MKM के तौर पर समझा जाएगा तो ज्यादा आसान होगा कि अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे MKM को दीगर सारी जमातों के साथ अगर उसका कोई तकाबुली जायजा लें तो वो जरा मुख्तलिफ होगा। जैसे जमात इस्लामी अपने एक अलग स्ट्रक्चर के मुताबिक काम करती है, इस तरह MKM का अपनी क़यादत के साथ ताल्लुक कुछ और है। तो वो नाराज भी होते हैं, वो रूठते भी हैं, वो खाने पीने की बातें भी करते हैं। ये इनका तंजीम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, तो उसे उस तरीके से जरा समझा जाए तो जरा बेहतर आसान होगा। ये स्ट्रक्चर है या खौफ है? नहीं, देखिए, ये इनका तंजीमी स्ट्रक्चर इस तरह का है। उनका स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह MKM के अंदर का कि वो कभी नाराज हो जाते हैं, वो कभी गाने भी सुनाते हैं, वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में भी होंगे। तो ये उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो रहते इस तरह से है कि वो कभी छोटी छोटी बात बताएंगे, यार मैं जा रहा हूँ उठकर। ये उनका एक तंजीमी उनका स्ट्रक्चर है। उनका अपने कारकुनों के साथ, अपने लोगों के साथ रात तक नोयत का है। क्या बात है, आज आपकी बातों में मसलहत पसंदी नजर आ रही है मुझे। माजरत चाहता हूँ, कट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अनीस मंसूरी साहब, आज आपकी बातों में मसलहत पसंदी नजर आ रही है। बड़ा आप ठहर ठहर के क्या नजर आ रहा है? मसलहत का शिकार है, किसी लफ्ज़ों को का इंतखाब जो है वो बड़ा ही ठहरा हुआ है आज। किस चीज का इंतखाब? मैं आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा। जी, मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ों का जो इंतखाब है आपका आज। नहीं, लफ्जों का इंतखाब बिल्कुल ऐन मुताबिक ही है। जो असल हकीकतें हैं, जो असल सूरत हाल है, वो यही है। तो वो सूरत हाल ही कुछ इस तरह की है कि हमारे यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात कही जा रही है। जो हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग हो रहा है। जो सब मीडिया कवरेज है, जो मीडिया हाइप है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो जमीनी हकायक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब उसमें क्या लफ्जों का इंतखाब किया जाए? हमारे यहाँ तो हर बात का इंतखाब ही लफ्जों की बुनियाद पर। आप ये समझे कि हम इस वक्त खुद ही अपने कोड ऑफ सेंसरशिप का शिकार है। जनाब, अच्छा अनीस मंसूरी साहब, ये बताइए तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के जीतने के क्या कहते हैं आसार ज्यादा हैं? यहाँ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि MKM बहुत बड़ी लीड से जीत जाएगी। बहुत बड़ी, यकीनी तौर पे MKM नहीं क्या, लेकिन क्या वो फरिश्ते सारे आ जाएंगे? देखिए, इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि जमीनी हकायक पर कोई मुकाबला नहीं है सर। अगर यही कराची की सीट जो है वो 249 होती साउथ की, तो मैं कहता कि 50-50 चांस है। अगर यही सीट कराची की 250 होती तो मैं कहता कि बहुत मुश्किल है MKM के लिए ये सीट लड़ना। लेकिन ये सीट है ऐसी कि जिस पर, और जमीन के वहां पर भी आप जाके देखें, वहां पर इस वक्त तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं है, और उसके सामने मुत्तहिदा एक मजबूत तंजीमी ढांचे के साथ मौजूद है। तो ये बस मीडिया की लफाजियां हैं तो बस। अच्छा, मीडिया की लफाजियों के अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अवाम का झुकाव किस पार्टी की तरफ आपको दिखता है? क्योंकि आप एक अवाम में से हैं और आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको किस तरफ देखने को मिलता है? हम असल में एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती है
कि हम सिर्फ NA-246 के माहौल को पूरे कराची पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान पर। NA-246 में अभी पिछले दिनों में होने वाली रेंजर्स की कार्रवाइयों ने, मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, रेंजर्स की कार्रवाइयों ने बहुत सारा एमक्यूएम की तरफ झुकाव पैदा कर दिया है। जो यहाँ पर देखें, यहाँ की सियासत तो शायद आप लोगों को याद हो कि 92 में या जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पर कुछ हद तक कौम परस्ती का अंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और रेंजर्स की हालिया कार्रवाइयों ने, रेंजर्स के हालिया रवैयों ने, पाकिस्तान के मीडिया के कुछ हालिया रवैयों ने एक बार फिर एमक्यूएम के सपोर्टरों को एमक्यूएम की तरफ कर दिया है। ये बहुत अहम बात है। और जिस तरह की इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें डर है कि आइंदा दिनों में कराची के हालात जो अभी तक दूसरी तरफ से खराब नहीं हो रहे, वो होना शुरू होंगे। यकीनी तौर पे ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कराची के हालात जो हैं वो फिर एक मरतबा बहरहाल एहतियात होनी चाहिए कि चीज़ें ना हो। इलेक्शन से आगे बढ़ते हैं अनीस मुंशी साहब और बात करेंगे आपसे। अब तो कमीशन कायम हो गया, आपकी मुराद बराई। आप पिछले 2 सालों से शोरो गुगा लगा रखा था कि गुज़िश्ता इलेक्शन जो हुए हैं वो तमाम की तमाम धांधली ज़दा है, ये असेंबली धांधली ज़दा है, और इसके लिए पहले तो आपने जो है वो 21 और 120 दिन और 125 दिन का एक पूरा पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल क़ुव्वत का मुजाहरा किया, इस्लामाबाद को बंद कर दिया, लाखों लोगों को लेके पहुंच गए, जो बाद में कुछ हज़ार और फिर चंद सौ पे रह गए। सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर पे आपका टहलना दिखाया जाता रहा। अवाम हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ इनके साथ चलती रही कि शायद आज तब्दीली आ जाएगी, आज तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली क्या आई वो सारी अवाम ने देख लिया कि तब्दीली इत्तेफाक है कि हमारे यूके से ही चल के पाकिस्तान पहुंच गई। चले, पाकिस्तानी अवाम की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। वो कहते हैं हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं समझता हूँ अवाम की ख्वाहिश पूरी हो गई कि एक मरतबा अब जो है वो अदालती कमीशन कायम हो चुका है, जो गुज़िश्ता इलेक्शन के ऊपर ये तमाम हक़ाइक़ पे देखेगा कि कहाँ धांधली हुई है, कहाँ धांधली नहीं हुई है, और उस पर फैसला देगा। लेकिन जब तहरीक इंसाफ से ये कहा गया कि आपके पास धांधली के जो सबूत मौजूद हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं, वो अदालत में पेश किए जाएं, और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने पहले 14 दिन का मेरे ख्याल में वक्त मांगा उन्होंने, और जिसको अदालत ने 1 हफ़्ते का या 10 दिन का वक्त दिया है और कहा कि जी आप अदालती सबूत पेश करें। मंसूर साहब, मैं यहाँ पे एक बात और भी जानना चाहूँगा कि ये कमीशन जो है, अदालती कमीशन, शायद ये इसकी जो मुद्दत है वो 45 दिन या 90 दिन है। इस पूरे पीरियड में इनको पूरा का पूरा ये फैसला देना है कि कौन कौन सी सीटों पे धांधली हुई और या नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो शोर गुगा मचाते थे उनके पास इमीडिएट इंस्टेंट सबूत देने के लिए वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था, और क्या उन्हें वाकई वक्त की ज़रूरत थी या फिर ये फिर वही टाइम यूजिंग फैक्टर है? क्या कहेंगे आप? अरे काजिम, गजब करते हो तुम यार, ऐसी बातें पूछते हो कि जिस पर हमारे भी आकर पर जलते हैं। यहाँ पर हमारे भी पर जलने बात ये है ना कि मैं तो बात मैं आपसे बात देखिए काजिम, मसला ये कि यहाँ पर इलेक्शन इंजीनियर्ड होते हैं, इंजीनियर्ड। और ये इंजीनियर्ड, मैं मौलाना फजल रहमान की बात कहूँगा कि ये की या एक पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पर आप फैसला ना करें। इस पूरे मुल्क का जो इलेक्शन था 2013 का, उस पर मैं मौलाना फजल रहमान की बात को इंडोर्स करूंगा, वो इंजीनियर था। 2 महीने पहले, इलेक्शन से 2 महीने पहले का मेरा कॉलम उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून, वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ, बिल्कुल जी, बंटवारा हो चुका था, याद है ना आपको? जी जी, रेवड़ियां, तमाम रेवड़ियां बच चुकी थी। और ये इंजीनियर होता है जी जी। एक एक पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को आपके साबित करेंगे। आप ये देखिए कि इस वक्त कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली टोटल निशिस्तें मिलाकर ये 1000 से ज्यादा होती है, कौमी और सूबाई असेंबली की, ठीक है ना। उसमें 70 निशिस्तों के चंद पोलिंग स्टेशन, 70 निशिस्तों के चंद पोलिंग स्टेशनों पर की जा रही है। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये जो है वो धांधली हुई है? एक आदमी तो आप साबित कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे मुल्क के इलेक्शन, जो इंजीनियर इलेक्शन है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ये जुडिशल कमीशन क्या करेगा? आप देख लीजिएगा, इसमें अपनी विक्ट्री का निशान बनाएंगे कि वाह 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 हम जीत गए, और इसका नतीजा, और इस रिपोर्ट का मकसद ये होगा, इस रिपोर्ट से जो असल चीज निकलेगी वो ये होगी कि कुछ भी नहीं हुआ। और आप ये देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून विक्ट्री का निशान बनाएगी, तहरीक इंसाफ भी विक्ट्री का निशान बना के बाहर निकलेगी,
और असल में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो पहले भी आती रही हैं और अब तक और पब्लिश नहीं हुई उससे आप हैं। देखिएगा दोनों तरीके इंसाफ दोनों व्यक्ति का निशान बनाएगी। ओ हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और मैं चाहता हूं कि हम मैक्सिमम आपसे जो है वो बातचीत कर सकें और मैक्सिमम हम ये तज्जिया ले सकें आपसे कि वो मुझे बताइए कि अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, जो पब्लिश तो बहुत पहले हो चुकी थी, वाक़या जो है 1930s का है, 40s के बाद का है, शहादत पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान साहब की, जिसको अमेरिकन ने कबूल किया है कि वो उनकी साजिश का शिकार हुए थे। शायद वो वाहिद मर्द मोमिन था पाकिस्तान का जिसने सीना ठोक कर कहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तुम मुझे ख़रीद नहीं सकते। और फिर अमेरिकन ने अगवानियों के हाथों उसे शहीद करवा दिया। इस रिपोर्ट पे क्या कोई एक्शन हो सकता है, क्या कोई वावेला हो सकता है, क्या ये सरकार कुछ कह सकती है या अवाम कुछ कह सकती है, या इस रिपोर्ट को मेरे ख्याल में सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस्तेमाल करेगी अपनी हाइट बनाने के लिए? देखिए इस रिपोर्ट पर बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं और वो सवाल वो हैं कि जो बिल्कुल ही रिपोर्ट को दम कर देते हैं। इसी वजह से शायद अब तक पाकिस्तानी हुकूमत या अमेरिकन हुकूमत ने इस पर जवाब देने की तौफीक भी नहीं की है। ये रिपोर्ट ऐसी है कि आप देखिए कि उस जमाने 1951 के अंदर ये बात कही जा रही थी कि खास तौर पर हमारे लियाकत अली खान साहब का झुकाव अमेरिका की तरफ था और वो रूस नहीं गए थे। वो सेंटो का मेंबर भी है, ठीक है, वो बाद में गलत खान जी। उस वक्त क्या पाकिस्तान का कदम इतना मजबूत था कि वो अमेरिका को ये कह सके और जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए इस रिपोर्ट में वो हो सके, इस पर बड़े शकूक हैं। उसके बाद डॉक्टर मुसद्दिक जो ईरान के अंदर थे, वो जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, वो क्या लियाकत अली खान की बात सुन लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं था। तीसरी बात, आप इसमें बहुत बड़ा सवाल उठाकर आप देखिए कि जो डॉक्टर उनको उस वक्त कोई भी पाकिस्तान के अंदर किराए का कातिल नहीं मिला, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या आपको याद होगा कि उस जमाने में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स था, उस वक्त बंगाल नाराज बैठा हुआ था, उस वक्त सिंध नाराज बैठा हुआ था, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा नाराज बैठा हुआ था और आपको किराए का कातिल नहीं मिला। फिर ये इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान अफगानिस्तान के शाह से बात की और शाह ने कातिल दिया। क्या एक बहुत बड़े, आप खुद देखें कि क्या अगर कोई मुल्क अगर कत्ल करवाना चाहता है तो वो शाह से इस तरह करेगा और इस तरह से वो एक कातिल भेजेगा। प्लॉट बहुत कमजोर है और इस प्लॉट पर कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट फिर शक में मुब्तला है? बहुत इसका प्लॉट बहुत कमजोर है। जिस किसी ने ये जारी की है, इसके प्लॉट में बहुत सारी खराबियां हैं और हकीकत में ये प्लॉट थोड़ा सा वीक लगता है, तो बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त इस रिपोर्ट को लाने का क्या मकसद हो सकता है, जो भी कोई इस रिपोर्ट को इस वक्त लेकर आया, जबकि हाँ, ये बड़ा अहम नुकता है कि इस वक्त क्यों आई है। सही है, क्या इस वक्त ये साबित करने के लिए आई है कि भाई अमेरिका ने जो सारा जारी किया वो उससे पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन के लिए कोई नफरत बढ़े? क्या इसलिए कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात है उस पर सवाल उठाए जाए? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर सवाल उठाए जाए, या शरफ की खान को एक बार फिर उस चैप्टर को ओपन किया जाए? देखिए, अगर इसमें कुछ भी थोड़ी सी भी जान होती ना, पाकिस्तानी हुकूमत या अमेरिकन हुकूमत इसकी तस्दीक या तरतीब पर आती। अभी तक इस हवाले से ये रिपोर्ट ज्यादातर कहाँ से वायरल हुई है, ये बहुत बड़े सवाल हैं और इस सवाल के जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इस तरह की बात हो सकती है। ठीक है, एक और लास्ट वीक की टॉप स्टोरी जिसमें क्या ये यू टर्न नहीं है नवाज शरीफ साहब का कि आपकी असेंबली ने तो कह दिया कि हम इसके साथ फ्रंट पे नहीं है उस वक़्त तक जब तक सऊदी अरब की अपनी सरहदों की जो है वो उसको कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा या उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये मुतफ़िका फ़ैसला था हमारी कौमी असम्बली और ऐवान बाला का भी, दोनों ऐवानात का ये मुतफ़िका फ़ैसला था। तो इस पे उसके बाद सऊदी सफ़ीर का यहाँ पे दौरा करना और पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मौक़िफ़ में तब्दीली आना, स्पेशली फ्राम द रूलिंग पार्टी, और लेकिन देखा जाए तो साथ साथ कुछ दूसरे दीगर सियासतदान हैं उनके भी मौक़िफ़ में तब्दीली आना शुरू हो गई है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अब अल-ऐलान इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने जा रही है, या ये
सियासी यू टर्न है और फिर चक्कर लगा के उसी नुक्कड़ पे आ जाना है दोबारा से कि जहां से चले थे आप? क्या कहेंगे आप? अच्छा मुझे एक बात बताइए, सऊदी अरब हमसे मांग क्या रहा है? फौज जनाब। अच्छा, और आपको लगता है कि पाकिस्तान की फौज हमारे वजीर आजम के हुक्म पे जाएगी? देखें, बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। देखिए मैं तो मासूम आदमी हूँ ना काजिम, मैं तो आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे वजीर आजम जो है वो टर्की के वजीर आजम की तरह इतना हो चुके हैं कि वो कहेंगे और हमारी फौज फौरन जाएगी? तो आपको लगता है कि हमारे ऐसा है? तो फिर बात ये हो गई कि लफ्ज किसी के हैं, चेहरा किसी का है, ऐसा ही है? नहीं मैं तो हाँ, तो असल जब देखें, असल इन सफीरों के आने जाने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी फौज फैसला कर चुकी है होगा वही, और फैसला यह है कि इस वक्त उसके अंदर घुसना इंतहाई खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि आप अब देखें अब हुआ क्या है, शायद हम उस अपडेट को गौर नहीं कर रहे, सबकी नजर हौसी बागियों पर पड़ी। हौसी बागी आए हैं सना की तरफ से, हत्या की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त यमन के 2 अहम सूबों पर अलकायदा का कब्जा हो चुका है। आपके इल्म में होगा, 2 सूबों पे अलकायदा का कब्जा हो चुका है। वहां से वो वाली फौज की जिसकी सऊदिया हिमायत कर रहा था वो भाग चुकी है। इस वक्त यमन की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि जैसे इराक की, कि एक तरफ दाइश है और एक तरफ इराकी हुकूमत है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त यमन में से जिस फौज की, जिस हादी की सपोर्ट के लिए सऊदिया जा रहा है, वो उन इलाकों से भी चली गई जहां वो थी। आपको मेरी बात पहुंच रही है ना? जी। अब ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि आइंदा दिनों में वहां पर बाकायदा लड़ाई शुरू होने वाली है इंटरनली, सही, और वो इंटरनल लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और यमन आगे चलकर अब बाकायदा से हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक तरफ हौसी होंगे, एक तरफ जो है वो अलकायदा होगी। अब इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हमें दाखिल होना चाहिए? हम कहाँ हौसियों बागियों की तरफ जाएंगे या अलकायदा की तरफ जाएंगे? आप बताइए। यकीनी तौर पे हमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी आग जो है वो हमें ही जलाना शुरू हो जाएगी, जो भी फ़िरक़ावाराना तौर पे होगा या माशी इस्तिसाल जो भी होगा हमारा। लेकिन क्या हमें इस वक्त अरबियों को ये जवाब देना नहीं चाहिए कि बस बहुत हो गया, हमें पिछले 50 साल से तुम तेल दे के ग़ुलामी कराए चले जा रहे हो, जहाँ चाहो हमें मोड़ दो, हमारे मुल्क की पूरी क़यादत को तब्दील कर देते हैं। जितने भी फ़ैसले होते हैं, अगर हम देखा जाए तो अमेरिका से बराह रास्त नहीं होते। हमारी जो मुल्क की अमरीकी सरजमीन है वो शायद आले सऊद के पास है, वहीं से हमारे तमाम अहकामात हमेशा से जारी होते हैं। तो अगर ये अपने अरबी आकाओं को खुश नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने आपसे पिछले बार भी कहा था बहुत आसान लफ्जों में कि आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका इस तरफ ईरान से मुआहदा है, सही, और दूसरी तरफ वो सऊदी के साथ भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम आइंदा की सुबह इस खत्ते में वो ताकत किस तरफ जाने वाली है? तो अगर हम तो सऊदी से ज्यादा अमेरिका की तरफ चलते हैं ना, तो आप देखिए वो भी तो दोनों तरफ है ना, तो हमें भी दोनों तरफ ही रह रहे हैं। हमें पता है कि इस खत्ते में आगे चलकर आगे अगले 10 सालों के अंदर किसकी ताकत में इजाफा होगा वो सबको नजर आ रहा है। अगले 5 से 10 सालों के बाद ईरान की ताकत में इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार होगा। तो क्या हम इस वक्त ईरान के अपोजिट जाएं? क्या हम इस वक्त सऊदी के साथ जाएं? ये बड़ा अहम सवाल है। अगले 10 साल के अंदर इस खत्ते के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई होगी। ताकत के महवर तब्दील हो चुके होंगे अगले 10 साल के अंदर। तो उस सूरत हाल में हमें इस वक्त जहां हम खड़े हैं हमें वहीं खड़ा रहना चाहिए, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। यकीनी तौर पे फैसला तो अवाम ने ही भुगतना है। उसके नतीजा क्या आएगा, हम चाहे मिडल ईस्ट जाएँ, हमारी फ़ौज जाए चाहे ना जाए, उसके तमाम नताइज जो है वो बराह रास्त अवाम ने ही भुगतने होते हैं। इन सियासतदानों के यू टर्न्स या इनके गोल चक्कर या चौराहे पे राउंड अराउंड घूमना और फिर उसी नुक्कड़ पे आ जाना और फिर उसी तरफ आ जाना और फिर वहीं से स्टार्ट ले लेना। हमारी कौम जो है वो इस की आदी हो चुकी है और अब हमें ये चाहिए कि
हमें इन सियासतदानों की इन तमाम बातों को फिर ये सोचना चाहिए कि क्या ये ऐसा करने जा रहे हैं, क्या ये हमारे मफाद में है कि नहीं है। और जैसे कि अनीस साहब आपने अपने कॉलम में लिखा कि हमें इससे मतलब नहीं, आवाम को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सियासत किस रुख पर जा रही है। आवाम को इससे मकसद होना चाहिए कि उनको किस रुख से रोशनी, सेहत और तालीम या बुनियादी सहूलतें हासिल हो रही हैं, वो कौन है जो उनको सबको ये सब कुछ देगा। अनीस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। आपका तज्ज़िया और तबसरा यकीनी तौर पे हमें तमाम गाइडलाइंस दे देता है कि इस वक्त मुमलिकत खुदादाद में क्या सूरत हाल है और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अनीस साहब। एंड मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब होंगे पाकिस्तान से, क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन मुबस्सर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। वो अब तबसरा करेंगे हमारे साथ कल के मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश, आखिर स्टोरी बिहाइंड द डोर्स है क्या, क्यों इस तरीके से सियासी इस्तेसाल तो हो ही रहा है, माशी भी हो रहा है, यहाँ क्रिकेट का भी शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी और बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी क्रिकेट क्यों ज़वाल पजीर है। और लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।